Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 11th बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में से टॉपिक वेक्टर्स को अच्छी तरह से डिस्कस किया और हमने ये पढ़ा कि कैसे हम वेक्टर्स की हेल्प से जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और वेक्टर्स जीन क्लोनिंग में भी हेल्प करते हैं। और आज के लेक्चर में भी हम जीन ट्रांसफ़र के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन हम उस जीन ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे जो हम बिना वेक्टर्स के कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो आज के लेक्चर में हम करेंगे वो है बायोरिएक्टर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स बी फोकस्ड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक बहुत ही अमेजिंग पिक्चर देख रहे हो। स्ट्रीट लाइट्स की जगह पे रोड साइड पे जो ट्रीज लगे हुए हैं वो ग्लो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि हम ट्रीज को भी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। साइंटिस्ट ने फायरफ्लाई इंसेक्ट, जिसको हम हिंदी में जुगनू बोलते हैं, जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, दैट इंसेक्ट कैन एमिट लाइट, क्योंकि उसमें ऐसा जीन है जो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो साइंटिस्ट ने इस इंसेक्ट का जीन टोबैको प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? टोबैको प्लांट्स ग्लो करना स्टार्ट हो गए, टोबैको प्लांट्स में बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी आ गई, और ये जो ट्रांसफ़र हुआ जीन का, दैट वाज विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर। सो जीन ट्रांसफ़र कैन अकर विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं वेक्टरलेस मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। ये जो जितने भी जीन ट्रांसफ़र के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इनके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने जीन ट्रांसफ़र करना है, एंड जीन क्या है? डीएनए है। डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और हमने डीएनए को, हमारे डिज़ायर्ड जीन को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। और सेल, हमें पता है कि सेल की मेम्ब्रेन है जो, वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, और लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो हम कैसे इस जीन को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस विदाउट द हेल्प ऑफ वेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ये बहुत ही ट्रिकी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा होस्ट सेल प्लांट भी हो सकता है जिसमें हमने जीन ट्रांसफ़र करना है, फंगल सेल भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया भी हो सकता है, और कोई एनिमल सेल भी हो सकता है। हमें इन सेल्स को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट मीन्स हमें इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा टू टेक द फॉरेन जीन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज हमारे पास प्लांट सेल है, ठीक है, ये हमारा प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल के अराउंड आपको पता है क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो हमें सबसे पहले सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा। अगर फंगल सेल है तो हमें काइटिनेज वॉल को रिमूव करना पड़ेगा। अगर बैक्टीरियल सेल है तो भी हमें सेल वॉल जो है लाइसोजाइम्स की हेल्प से ब्रेक करनी पड़ेगी। तो जब हम सेल वॉल को ब्रेक करेंगे एंजाइम्स की हेल्प से, तो हम एक प्रोटोप्लास्ट को निर्माण करेंगे। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल विदाउट सेल वॉल। उसके बाद हम प्रोटोप्लास्ट को फर्दर ट्रीटमेंट्स देंगे जिससे वो, उसकी एफिशिएंटी बढ़ जाएगी कि वो कैसे फॉरेन डीएनए को एक्वायर करेगा। ठीक है, सो क्या करेंगे हम? सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम्स की हेल्प लेंगे टू डाइजेस्ट द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, और उसके बाद प्रोटोप्लास्ट बनेगा। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट विच इज सेल विदाउट सेल वॉल। जब हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा तो हम उस प्रोटोप्लास्ट को डाइवेलेंट लाइक कैल्शियम आयन से
ट्रीट करेंगे। कैल्शियम आयन से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है टू टेक द फॉरेन जीन, टू टेक द फॉरेन डीएनए, वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से हम अपना कॉम्पिटेंट होस्ट पहले प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब जब हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट बन गया, उसके बाद हम वेक्टरलेस मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र के एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं? केमिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड है, हीट शॉक मेथड है, जीन गन मेथड है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड एंड माइक्रोपिपेट मेथड। ये इंपॉर्टेंट वेक्टरलेस मेथड्स हैं टू ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो चलो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल जीन ट्रांसफर मेथड। केमिकल जीन ट्रांसफर एज द नेम इंडिकेट्स, हम कुछ केमिकल्स की हेल्प लेंगे। जितने भी ये मेथड्स हैं टू ट्रांसफर द जीन, उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होगा टू मेक द कॉम्पिटेंट होस्ट, जिसका हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा कि कैसे हम होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। सो इसमें हम जो केमिकल्स यूज़ करेंगे वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं पॉलीअमीन्स, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम PEG भी बोलते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। और हम जो है इससे ट्रीटमेंट देंगे तो हमारा जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो इजीली फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेता है। सो इसमें हम कौन से दो केमिकल्स यूज़ करेंगे, इनका नाम आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड मेथड है हीट शॉक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। पहला स्टेप वही, हमें कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना है। अब कॉम्पिटेंट होस्ट है जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है, उसको हम चिल ट्रीटमेंट देंगे। पहले उसको आइस के ऊपर रखेंगे, आइस के ऊपर रखने के बाद उसको हम वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम 42 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट शॉक देंगे। हीट शॉक देने के बाद हम फिर उसको आइस पे रखेंगे। इस तरह से वो जो हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट है दैट विल बी इनेबल टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ये है हमारा हीट शॉक मेथड। अब जो प्रोटोप्लास्ट है, जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरह से उसमें होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर जो है एंटर कर जाता है और होस्ट डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा जीन गन मेथड। एज द नेम इंडिकेट, हम इसमें गन का इस्तेमाल करेंगे। गन में हम हीलियम गैस फिल करेंगे, हीलियम गैस से हम शूट करेंगे। क्या शूट करेंगे हम डिज़ायर्ड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम गोल्ड या टंगस्टन मेटल्स के पार्टिकल्स के ऊपर कोट करेंगे और कोट करके हम उनको डायरेक्टली प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक एंटर करवाएंगे। तो इसको बोलते हैं जीन गन मेथड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट्स कि हम गोल्ड एंड टंगस्टन मेटल का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मेटल्स हैं, ये अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। और जीन गन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। इसमें हमें स्पीड का भी ध्यान रखना है। हमने इसमें जो पार्टिकल्स ले रहे हैं, जो हमारे डीएनए कोटेड पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ भी हमें ध्यान में रखना है, तभी ये हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है ये प्लांट सेल के अंदर एंटर हो सकता है। तो हम देखें अब थ्योरी पोर्शन में हम क्या लिखेंगे। जीन गन बम्बार्डमेंट इज़ ए मेथड फॉर द फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू प्लांट सेल्स कंटेनिंग सेल वॉल्स। प्लांट सेल में अब सेल वॉल होती है। द जीन गन इज यूटिलाइज्ड टू बम्बार्ड द प्लांट सेल वॉल विद मैनी डीएनए कोटेड मेटल पार्टिकल्स। हम गोल्ड एंड टंगस्टन जो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 1 to 2 माइक्रोन्स होना चाहिए, उनके ऊपर हम अपना डीएनए कोट करेंगे और फिर कंप्रेस्ड हीलियम गैस जो हमने गन में भरी हुई है उससे शूट करेंगे एट ए स्पीड ऑफ 1400
फीट पर सेकंड। ये स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने स्पीड कम की या ज़्यादा की तो हो सकता है कि हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे आके ही रुक जाएं अगर स्पीड कम होगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि ये सेल को क्रॉस ही कर जाए, न्यूक्लियस के तक जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो प्लांट सेल के डीएनए के साथ मर्ज ही ना हो पाए। तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। हमारे जो मेटल पार्टिकल्स हैं कोटेड विद डीएनए, उनका साइज भी हमें ध्यान में रखना है। हमें स्पीड का भी ध्यान रखना है कि स्पीड भी है जो कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये है जीन गन मेथड, जिसको हम बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। थर्ड मेथड है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। अब नाम से आपको पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, पोरेशन मीन्स हम पोर करेंगे सेल मेम्ब्रेन में। हम क्या करेंगे, अपना पहले कॉम्पिटेंट होस्ट तैयार करेंगे, हम प्रोटोप्लास्ट बनाएंगे, सेल वॉल को हम रिमूव करेंगे। अगर एनिमल सेल है तो उसमें तो सेल मेम्ब्रेन ही है, उसको हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। ठीक है, जिस भी हम कल्चर में, जिस मीडियम में हमने अपना प्रोटोप्लास्ट रखा हुआ है, उसको हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक से क्या होगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स हो जाएंगे, और ये पोर्स ट्रांजिएंट पोर्स होंगे, टेम्पररी पोर्स होंगे, और उन पोर्स की जो है, पोर से हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो पोर से सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो अब इसके क्या स्टेप्स हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन का क्या प्रोसीजर है। प्लांट सेल प्रोटोप्लास्ट आर सस्पेंडेड इन आयनिक सोल्यूशन कंटेनिंग नेकेड डीएनए इन ए स्मॉल चैम्बर। हम एक सोल्यूशन लेंगे, उसमें प्लांट सेल प्रोटोप्लास्ट डालेंगे, उसमें हम डाइवेलेंट कैटायंस भी डालेंगे, क्योंकि उससे सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। उसमें हम अपना डिजायर्ड डीएनए भी डालेंगे। द स्मॉल चैम्बर हैज़ इलेक्ट्रोड्स एट इट्स ऑपोजिट एंड। उस जो हमारा चैम्बर है उसको हम इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ए पल्स ऑफ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स। उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। दिस इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस ट्रांजिएंट पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टेम्पररी पोर्स होंगे, और these pores will allow the DNA to diffuse into the cell. After a short while the membrane reseal. जो पोर्स हैं टेम्पररी थे वो फिर अपने आप बंद हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन रीसील हो जाएगी। इस तरह से हम डिजायर्ड जीन को सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट मेथड इज माइक्रोपिपेट मेथड और माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब माइक्रो इंजेक्शन मीन्स हम इंजेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, it is a technique in which recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal. Animal cell में यूज होता है, nucleus of the animal cell, transfer the desired gene. अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमने इंजेक्शन में अपना डिजायर्ड डीएनए फिल किया। ये एनिमल सेल है जिसमें हमने अपना डीएनए इंसर्ट करना है। इस एनिमल सेल को हम पिपेट, जैसे केमिस्ट्री लैब में आप पिपेट का इस्तेमाल करते हो, उसमें आप 10 ml 20 ml जो भी सोल्यूशन आपने सक करना होता है उसको सक करके वहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं ताकि वो सोल्यूशन अपनी जगह से नीचे वापस ना जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये जो सेल है इसको स्टेबल करेंगे पिपेट लगा के। पिपेट क्या करेगी, एक सक्शन का काम करेगी, तो यहाँ पे सेल फिक्स हो जाएगा, सेल हिलेगा नहीं। तो हम अपना डिजायर्ड डीएनए डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर एंटर करवा देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोपिपेट और माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो ये तो थे स्टूडेंट्स वेक्टरलेस मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है बायोरिएक्टर्स। देखो बायोरिएक्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, अब मैं आपको समझाती हूँ। सपोज हमने ई कोलाई के अंदर, ये ई कोलाई का अपना बैक्टीरिया है, ई कोलाई के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया, हमने इंसुलिन का जीन प्लाज्मिड में लगाया। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसमें क्योंकि इंसुलिन का जीन आ चुका है तो ये क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, इंसुलिन।
इंसुलिन आपको पता है किस काम आती है, डायबिटिक पेशेंट को देते हैं हम, ठीक है, जिनमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। तो अब ये तो हम सारा पेट्री डिश में कर रहे हैं, बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो पेट्री डिश में जितने ग्रो कर सकते हैं वो इंसुलिन बनाएंगे, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें यही इंसुलिन लार्ज स्केल में चाहिए, हमें हज़ारों 2000 बॉटल्स में इंसुलिन भरनी है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए तो हमें बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जिसमें हम बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे। हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, चाहे एंजाइम है, चाहे कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, या हमें जीन क्लोनिंग ही करनी है, तो हमें बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी वेसल्स में करनी पड़ेगी, जिनको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। सो बायोरिएक्टर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? दे आर वेसल्स, स्टील की या कांच की बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज। हम लार्ज क्वांटिटीज में अपना प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं या बैक्टीरियल कल्चर करते हैं। तो 100 से 1000 लीटर्स तक इसकी कल्चर्स की कैपेसिटी होती है इन बायोरिएक्टर्स में, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। इससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के बायोरिएक्टर्स भी हो सकते हैं। और बायोरिएक्टर्स में वो सारी कंडीशंस हैं मिलती हैं जो बैक्टीरिया का कल्चर करने के लिए हमने लैब में जो है प्रॉपर बनाई थी। क्या क्या इसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, पीएच मेंटेन होता है, सबस्ट्रेट जो बैक्टीरिया को खाना चाहिए, ठीक है, वो भी हम बायोरिएक्टर्स में डालते हैं, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन। अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो हम ऑक्सीजन देंगे, अगर एनारोबिक बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। सो ये सारी जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं ये बायोरिएक्टर्स में फुलफिल होती हैं, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन है जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की जाती है। अब देखो, हमने बात की यहाँ पे कल्चर की, ठीक है, कैसे कल्चर बनाते हैं। तो हमारी बुक में जस्ट एक लाइन दी हुई है, बैच कल्चर एंड कॉन्टिन्यूस कल्चर, और उसके साथ उन्होंने ग्रोथ के ग्राफ को भी मेंशन किया हुआ है, जस्ट इन 1 लाइन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल्चर 2 टाइप्स के मेंशन किए हैं, बैच कल्चर एंड कॉन्टिन्यूस कल्चर। अब ये क्या चीज़ है, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बैच कल्चर की बात करते हैं। बैच कल्चर क्या होता है कि एक क्लोज्ड सिस्टम है, आप देख रहे हो क्लोज्ड है। इसमें हमने क्या किया, इस वेसल में हमने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला। ये क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है। जो भी बैक्टीरिया को खाना चाहिए, जो भी कार्बन सोर्स चाहिए, हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। हमने एक एजिटेटर लगा दिया इसको मूव करने के लिए, ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह हो रहे, ठीक है। अब हमने इसमें एक बैक्टीरिया डाला जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब एक बैक्टीरिया से कितने बनेंगे, 2 डिवीजन होएगी, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। इस तरह से बैक्टीरिया है जो फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट मीडियम है। जैसे ही उसका न्यूट्रिएंट मीडियम खत्म होगा, बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे को किल करना शुरू कर सकते हैं, उनके टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होंगे। सिस्टम हमारा क्लोज्ड है, तो हमारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो हमें इमीडिएटली ध्यान रखना पड़ता है कि जितना हमारा न्यूट्रिएंट है उसके बाद बैक्टीरियल कल्चर को हमें बंद करना होता है और हमारे प्रोटीन को सेपरेट करना होता है। तो ये एक क्लोज्ड सिस्टम में होता है। और अगर हम बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करें तो जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा, ठीक है। सपोज हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो अब सबसे पहले जब बैक्टीरिया का ग्रोथ होगी तो वो लैग फेस होगा, ठीक है। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8, 8 से 16, और फिर उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। जब उनका न्यूट्रिएंट मीडियम खत्म होने लगेगा तो हम कहेंगे स्टेशनरी। ये ग्राफ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको सिग्मॉइड कहते हैं। 3 फेज होते हैं इसके, लैग, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, स्टेशनरी फेज, और थर्ड हमारा क्या होता है, सॉरी, दिस इज एक्सपोनेंशियल, जिसमें फास्ट ग्रोथ होती है, वो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फेज, और ये हमारा होता है स्टेशनरी फेज, जब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाती है। सो बैच कल्चर में इस टाइप का ग्रोथ होता है, हमारी बुक में मेंशन है, ठीक है। दूसरा जो कल्चर है वो है कॉन्टिन्यूस कल्चर।
कॉन्टिन्यूस कल्चर में क्या होता है कि हम कॉन्टिन्यूसली जो बैक्टीरियल है और डालते रहते हैं, इनोकुलम और डालते रहते हैं, और जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है हम अपना प्रोडक्ट या बैक्टीरिया को टाइमली बाहर भी निकालते रहते हैं, तो इसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस कल्चर हो रहा है। अब इसमें जो ग्राफ होएगा वो आप बताओ कैसा होगा। इसमें स्टार्टिंग में तो क्या होगा, लैग फेस ही होगा क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी जो ग्रोथ रेट है वो हाई हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस कल्चर। ये तो हुई कल्चर की बात। अब हम करते हैं बायोरिएक्टर्स। कितने टाइप्स के होते हैं बायोरिएक्टर, आपको पता चल गया। स्टील की या कांच की बहुत बड़े बड़े साइज की वेसल्स होती हैं जिसमें हम अपना बैक्टीरियल कल्चर करते हैं, हम अपनी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं वो बनाते हैं। दो टाइप्स के यूज होते हैं, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। तो आओ देखते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। ये है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सबसे पहले हम इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कैसी होती है। ये एक स्टील का, आप देख रहे हो, स्टील का या कांच का एक बड़ा टैंक हो सकता है। इसका जो बॉटम है ये थोड़ा सा डोम शेप्ड होता है, जिससे कि जो हमारा कल्चर है, जो हमने न्यूट्रिएंट डाला है, उसमें बैक्टीरिया की मिक्सिंग अच्छी तरह से होती है। उसके बाद इसके ऊपर टाइमर लगा होता है कि कितने टाइम के लिए हमने फिक्स किया है। एक मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ हमारा जो इम्पेलर लगा हुआ है, जैसे एजिटेटर होता है, ये घूमता है कॉन्टिन्यूसली, जो भी कल्चर है हमारा उसको मूव कराता रहेगा। इसमें हम स्ट्राइल एयर के लिए एक इनलेट देंगे कि ऑक्सीजन अंदर जाती रहे, स्टीम के लिए एक इनलेट देंगे कि स्टीम है जो वो भी हम अंदर भेज सकें ताकि मीडियम हमारा स्ट्राइल रहे, कोई कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद हम इसमें अपना न्यूट्रिएंट डालेंगे, कल्चर ब्रॉथ डालेंगे, बैक्टीरिया को जो भी खाना चाहिए, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, एसिडिक, पीएच, वो सब हम मेंटेन करेंगे। ठीक है। ऊपर वाला जो ब्लेड है इस इम्पेलर का, उसको फॉर्म ब्रेकर बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा कल्चर ग्रो कर रहा होगा और अंदर से एजिटेटर फास्ट मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, वो फॉर्म को ब्रेक करेगा, अदरवाइज एयर का जो फ्लो है ऊपर से बंद हो जाएगा। और यहाँ से हम एक थर्मामीटर भी लगाएंगे टेम्परेचर को नोट करने के लिए। ठीक है, थर्मामीटर भी होगा। एसिड बेस पीएच कंट्रोल, यहाँ से हम देखेंगे अगर मीडियम एसिडिक हो गया तो हम बफर सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एसिडिक एंड बेसिक है तो हमें उसमें बफर सोल्यूशन कितना डालना है। तो इस तरह से ये है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है। सेकंड जो है, ये देखो इसके एनिमेशन देखो, सिंपल स्टर टैंक, ये कांच का है। आप देख सकते हो कि इसमें कैसे बबल्स जो है, एजिटेटर अंदर घूम रहा है, और हमारा जो बैक्टीरियल कल्चर है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैक्टीरिया। सेकंड है हमारा स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। अब इसमें सबसे पहला डिफरेंस आप देखो कि इसका जो बेस है वो बिल्कुल फ्लैट है। जो हमने सिंपल स्टर्ड किया था उसका बेस डॉम शेप था। एक तो ये डिफरेंस है इसमें। दूसरा क्या है, इसमें जो एजिटेटर है वो बहुत सिंपल है, जस्ट एक स्लो स्पीड पे घूमेगा। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा ब्लेड्स नहीं लगे हुए जो हमने सिंपल स्टर्ड में देखे थे। तो इसमें फ्लैट बेस के ऊपर एक पाइप दिख रही है, आप ब्लैक कलर की, ये दिख रही है ना पाइप आपको। इससे क्या होगा, ये एयर पाइप है, ये एयर कॉन्टिन्यूसली एयर छोड़ेगी अंदर, बड़े बड़े बबल्स बनेंगे हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम में। वो बबल्स बनने से जो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो जो बबल्स है उनका साइज बड़ा है तो ऑक्सीजन जो है इनके साथ टकराएगी आके, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जैसे पानी को हम बॉयल करते हैं तो ऊपर कैसे पानी फर 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 बॉयल होता है, ठीक है, उसकी जो सरफेस है वाटर की, बॉइलिंग वाटर के ऊपर अनइवन होती है, ऐसे यहाँ पे जो सरफेस है बबल से अनइवन हो जाएगी और उससे गैस इंट्रेनमेंट हो जाएगी। बुक में वर्ड है गैस इंट्रेनमेंट, इंट्रैपमेंट भी बोल सकते हो। तो जो ऊपर ऑक्सीजन है वो भी इन स्पेसिस में इंट्रैप हो जाएगी। ठीक है, सो इससे सरफेस एरिया है जो ऑक्सीजन ट्रांसफर का इंक्रीज हो जाएगा। बाकी न्यूट्रिएंट मीडियम हमारा वही होगा, कार्बन सोर्स डालेंगे हम, एसिड बेस का, टेम्परेचर का, और हम पूरा जो थर्मल रेगुलेशन है वो चेक करेंगे। तो ये है हमारा स्पार्ज स्टर्ड
बायो रिएक्टर। अब कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है इसका, पहले आप एनिमेशन देखो, स्पार्ज स्टर्ड बायोरिएक्टर, कैसे नीचे से जो बबल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है और हमारा कल्चर है जो फास्ट ग्रो करेगा। ओके, अब डिफरेंस पूछते हैं कई बार एग्जामिनर कि दोनों बायोरिएक्टर्स का डिफरेंस क्या है। तो देखो, एक तो सिंपल डिफरेंस ये आपको दिख रहा है कि इसका जो बेस है वो ओवल शेप्ड है, डोम शेप है, इसका क्या है, बिल्कुल फ्लैट है। इसमें एजिटेटर्स लगे हुए हैं, इसमें सिंपल है कि एजिटेटर, एजिटेटर की जगह पे इसमें क्या है, एयर पास की जाती है यहाँ से एयर पाइप से। ठीक है, तो ये 2-3 मेजर डिफरेंस हैं दोनों बायोरिएक्टर्स में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम भी आपको लर्न करना है, इसकी लेबलिंग भी लर्न करनी है। ओके, अब यहाँ तक हमने किया कि कैसे जो हमारे कल्चर में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो थी उसकी मल्टीपल कॉपीज बन रही थी, हमारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन रही थी। तो इस स्टेज तक हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज चल रहा था हमारा इन बायोरिएक्टर्स में। जो भी हो रहा है इसमें कौन सा फेज है, बायोसिंथेटिक फेज, अपस्ट्रीमिंग फेज भी बोलते हैं। जब हमारा जो एक्सपेरिमेंट ये ख़त्म हो गया, हमें सफिशेंट हमारी प्रोटीन, हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं, हमारे पास इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस हो गई, तो हम इस कल्चर को जो है बाहर निकाल लेंगे। सपोज हमने इसको बाहर निकाला, इसमें अब क्या है, टॉक्सिक भी होंगे, कुछ डेड बैक्टीरिया भी होंगे। ठीक है, तो हमें तो अपनी क्या चाहिए, हमें अपनी कौन सी प्रोटीन चाहिए, इसमें हमें अपनी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इंसुलिन चाहिए, हमने उसको सेपरेट करना है। तो हम इस कल्चर को जो हमने बाहर निकाला है उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे, फिर उसका ट्रायल करेंगे कि क्या ये इफ़ेक्टिव है फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये सारी प्रोसेस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन, प्योरिफिकेशन which are collectively referred as downstream processing। बायोसिंथेटिक फेज को जब हमारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कल्चर में बन रही थी तब हमने बोला था अपस्ट्रीम प्रोसेस। सो जो प्रोडक्ट हमारा बना उसको हम प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे उसमें, फिर उसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, उसके बाद हम उसको मार्केट में रिलीज करेंगे। तो ये है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको कितनी मेमोराइज हुई, आपकी लर्निंग कितनी बेटर हुई। ठीक है, कंसेप्ट आपके कितने क्लियर हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, जीन गन मेथड, बायोरिएक्टर्स, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। ये हमने किए थे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में, जो टीडीएनए के साथ हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो इन चारों में से कौन से ऐसी टेक्निक है जो हम जीन ट्रांसफर के लिए यूज नहीं करते, सी बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में तो हम अपना रिकॉम्बिनेंट जो हमारे एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं वो बनाते हैं, उससे हम ट्रांसफर नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Second, a device in which large volumes of living cells are cultured in order to get a specific product, PCR, agitator, bioreactor, assimilator। स्टूडेंट्स कौन सा राइट ऑप्शन है, सी। बायोरिएक्टर्स में हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। Significance of heat shock method in bacterium transformation is to facilitate। हम heat shock method क्यों करते हैं, binding of the DNA to the cell wall, uptake of DNA through membrane transport proteins, uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall, expression of antibiotic resistant gene। बोलिए बोलिए बच्चों, कौन सा करेक्ट होगा, सी। जो हम हीट शॉक देते हैं या इलेक्ट्रोपोरेशन देते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन में ट्रांजिएंट पोर्स बनते हैं टू टेक अप द आरटीएनए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सिक्स क्वेश्चन हमारी बुक का है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 2 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 मार्क क्वेश्चन भी बनता है कि जो हमारे शेक रिएक्टर्स से कौन से बेटर बायोरिएक्टर्स हैं जो हम लार्ज स्केल अमाउंट बनाने के लिए यूज करते हैं। बिसाइड बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज, व्हाट अदर एडवांटेजेस डू स्टर्ड बायोरिएक्टर टैंक रिएक्टर्स हैव ओवर शेक फ्लास्क।
अब जो शेक फ्लास्क हैं उनमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर्स को ही कर सकते हैं, लेकिन जो हमने स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स किए उसमें तो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स आर पीरियोडिकली विदड्रॉन, जो जो हमारा बनता जा रहा है हम उसको विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें टॉक्सिक ना इकट्ठे हो जाएं। इट हैज़ ए फोम कंट्रोल ब्लेड, ऊपर जो टॉप पे हमारा फोम कंट्रोल ब्लेड था, पीएच कंट्रोल था, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम था, तो ये शेक रिएक्टर्स में नहीं होते। थर्ड, इट फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर्स। जो शेक फ्लास्क होते हैं वो मोस्टली क्लोज्ड होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती। सो जो हमारे कॉन्टिन्यूस स्टर्ड बायोरिएक्टर्स हैं दे आर बेटर देन द शेक फ्लास्क्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter, that is PCR, and we will solve some important questions also. Till then, study well, learn well, and have a nice day.